मुझे गर्भाशय संबंधी बीमारी थी और मेरा बच्चा गर्भ में ही मर जाता। मेरा पति दूसरी शादी के बारे में सोचने लगा। एक दिन जब मैं रो रही थी तो मेरे नौकर ने कहा कि मेरे पास आपकी बीमारी का इलाज है। यदि आप मेरे बेटे को जन्म देंगी तो वह जीवित पैदा होगा। उसने मुझे गारंटी दी, इसलिए मैंने उसके साथ रात बिताई। तब उस नौकर ने मेरे कुर्सी पर बैठी हाथ में चाय का कप लेकर चाय पी रही थी और आंसुओं का सैलाब मेरे अंदर उमड़ रहा था। मेरे पास क्या कुछ नहीं था, बहुत दौलत थी, बिजनेसमैन पति था, खूबसूरत थी, हसीन थी, लेकिन मुझे ऐसी बीमारी थी कि जब मैं प्रेग्नेंट होती तो 6 महीने के बाद ही मेरा बच्चा गिर जाता था। मेरे पति ने, मेरा डॉक्टर हकीम, हर तरह का इलाज करवा लिया था, लेकिन मेरे साथ यही सिलसिला जारी रहता था। अपनी सोच में मगन थी जब किसी की तेज नजरों की चमक ने मुझे हर बहाने पर मजबूर कर दिया। मैंने सामने देखा तो वह नया नौकर था, शीशे के गमले साफ करते हुए मुझे ही देख रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह हड़बड़ा सा गया, फौरन से नज़र झुकाकर फिर से गमला साफ करने लगा। अभी कुछ दिन पहले पुराना नौकर काम छोड़कर चला गया था तो मेरे पति ने नया नौकर रखा था। वह नौकर 25 से 26 साल का था, घर के छोटे मोटे काम और ड्राइवरी करता था। ये यूं समझ ले कि मेरे पति ने इसे मेरे कामों के लिए ही रखा था। मुझे जहां भी जाना होता इसी नौजवान के साथ जाती। मैंने महसूस किया था कि जब तक मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी रहती वह मुझे घूरता रहता था। जब इसे देखती तो फौरन से नजरें बदल लेता। मेरी इस बीमारी की वजह से मेरा पति मुझसे तंग आने लगा था। पति क्या, मुझसे तो पूरी दुनिया ही तंग आ चुकी थी। मैं किसी भी महफिल में जाती तो औरतें मुझसे दूर दूर होने लगती थी, ऐसे जैसे मैं कोई अछूत हूँ। खास तौर पर प्रेग्नेंट औरतें हो तो मुझे यूं देखती जैसे कि मैं कोई डायन हूँ। मेरा साया भी अगर उन पर पड़ गया तो उनका बच्चा मर जाएगा। मैं जानती थी कि मुझे महफिलों में लोग शायद इसीलिए बर्दाश्त करते थे कि मेरा पति एक बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन था और इसके ताल्लुकात की वजह से सब लोग मुझे बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। रात को भी एक पार्टी में गई थी, लेकिन बहुत सी औरतें मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थी क्योंकि सब भी जानती थी कि मैं जब भी प्रेग्नेंट होती हूँ तो 6 महीने के बाद ही मेरा बच्चा गिर जाता है। एक औरत के लिए यह बहुत बड़ी तकलीफ है। 6 महीने तक अपने पेट में अपनी औलाद को महसूस करके उसे संभालती है और फिर 9 महीने बाद इस दुनिया में लाती है। मैंने अपने आंसू पहुँचे और हाथ में पड़ा खाली कप टेबल पर रख दिया। घर में करने के लिए मेरे पास कोई काम ना था, हर काम के लिए नौकर थे, इसलिए मैं हर वक्त इन्हीं सोच का शिकार रहती थी। रात को जब आकाश घर आता तो मेरा बुझा चेहरा देखकर उसके माथे पर अजीब से बल पड़ जाते थे। आकाश मेरे पिता के साथ काम करता था। मैंने उसे अपने पिता के ऑफिस में ही देखा था और फिर मेरे पिता ने इसे खुद मेरे साथ शादी के लिए कहा। इसे भी तराज नहीं था। हम दोनों की शादी को 8 साल का वक्त बीत गया था और इस 8 साल में कम से कम मैं 4 बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन चारों बार ही मेरा बच्चा गिर गया। आकाश ने मेरा इलाज करवाने के लिए कोई गली नहीं छोड़ी थी, मुझे बाहर विदेश तक लेकर गया था, लेकिन मेरी बीमारी ऐसी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। अब तो हर वक्त आकाश भी मुझे ताने देता रहता था, कहता था कि 8 साल हो गए हैं लेकिन मैं तुमसे अब थक चुका हूँ। इतनी सारी जायदाद है मेरे पास, लेकिन इस जायदाद का कोई वारिस नहीं है और ना ही मुझे आगे कोई उम्मीद है। मैं क्या करूँगा? इतने पैसों का मर गया तो सारा कुछ दूसरों के हवाले हो जाएगा। आज भी मैं गुमसुम बैठी उसकी बातें ही सुन रही थी। उसे क्या कह सकती थी? पिछले 2 साल से वह मुझे ऐसे ही बातें सुना रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी। इसकी बातों का मतलब अच्छी तरह से जानती थी। जो वह चाहता था मैं इसकी इजाज़त उसे किसी कीमत पर भी नहीं दे सकती थी कि वह 2 साल से मुझे दबे दबे लफ्ज़ों से कह रहा था, लेकिन आज तो जैसे उसने मुझे साफ कह दिया था। वह कहने लगा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैं रोने लगी। आकाश, यह क्या कह रहे हो? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, ऐसा मत करो। तुम क्या समझते हो मुझे कि मुझे औलाद की ज़रूरत नहीं है? मैं अपनी औलाद को खो देने के बाद लोगों के इतने घटिया रवैये को भी बर्दाश्त करती हूँ और ऊपर से तुम मुझ पर एक और जुर्म करने के लिए कह रहे हो। मेरे घर में सौतन लाना चाहते हो? को मुझसे मोहब्बत थी, शायद यही वजह थी कि पिछले 8 सालों से वह मुझे यह बात कहते हुए कतरा रहा था, लेकिन वह एक आदमी है और वह कुछ भी कर सकता है। मैं अपने घर में किसी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
ना ही अपना पति किसी के साथ बात सकती थी। मुझे बस इसी बात का डर था। वह कहने लगा कि तुम औरतों के पास यह प्लस पॉइंट है कि जरा सी बात पर रोकर अपना दिल का बोझ हल्का कर लेती हो। लेकिन बताओ मैं क्या करूं, मुझे औलाद चाहिए, वह भी हर हाल में। मैंने अगर और साल बर्बाद कर दिए तो और मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा आकाश, तुमने जैसा चाहा मेरा इलाज करवाते आ रहे हो, अभी जो चाहे कर लो। ने कभी इनकार तो नहीं किया, लेकिन मुझे इस तकलीफ में मत डालो इस बार। उन्होंने अपना हाथ मेरे दोनों हाथों से खींचा और उठकर बाहर चले गए। मैं पूरी रात रोती रही। सुबह मेरी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई थी। आकाश में मेरे उठने से पहले ही जा चुके थे। मैं कमरे से बाहर आई तो नौकरानी मुझे नाश्ते का पूछने लगी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना, बस एक कप चाय का दे दो। हाल के सोफे पर ही बैठ गई थी जहां वह नौकर शीशे की टेबल और गमले को कपड़े से साफ कर रहा था और मेरी आंखें देखकर कहने लगा कि आपको कोई मुश्किल है, आपके साथ कोई परेशानी है, आप क्यों हर वक्त इतना उदास रहती है। मैंने अजीब अंदाज में उसे देखा। मैंने कहा अपने काम से काम रखो, मैं कैसी हूँ कैसी नहीं तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस बात में इंटरेस्ट लेने की। वह दोबारा से गमला साफ करने लगा। नौकरानी ने मेरे सामने चाय रख दी और चली गई। मैंने चाय का कप पकड़ा और पीने लगी तो वह फिर कहने लगा मर्जी है जी आपकी, लेकिन अगर किसी से अपना गम बता देगी तो हो सकता है कि आपकी परेशानी दूर हो जाए। इसकी बात ने मुझे चौंका कर रख दिया था। मुझे हैरत इस बात की हुई थी कि वह कैसे जानता था कि मुझे क्या परेशानी है। इसे तो अभी आए हुए बस 1 ही महीना हुआ था। फिर मेरे दिमाग में आया कि घर में इतने सारे नौकर नौकरानी है, किसी ने भी बता दिया होगा। दूसरा ख्याल मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है यह किसी पीर फकीर को ही जानता हो जो मेरी इस परेशानी को हल कर दे। मैंने कहा कि इधर आओ जरा मेरी बात सुनो। मेरा यह कहना था कि शायद वह पहले से इस बात के इंतजार में था। फौरन से सफाई वाला कपड़ा उसने एक तरफ रखा और मेरे पास जमीन पर आकर बैठ गया। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या परेशानी है और मैं क्यों उदास और परेशान रहती हूँ। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा पता चल जाता है, मुझे बड़ा दुख होता है आपके बारे में। यह सब सुनकर मुझे यह बात आपकी नौकरानी ने बताई थी। मैंने कहा तुम हारे पास इस परेशानी का क्या हल है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा परेशानी का हल तो है, लेकिन छोड़ो आप यह काम नहीं कर सकते। मैंने कहा ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती, तुम मुझे बताओ। मेरी बात सुनकर वह उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा मैडम मुझे पता है वह काम आप नहीं कर सकती। यह कहकर वह चला गया और मैं इसे हैरत से देखती रह गई कि भला ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती। मैंने मुश्किल से मुश्किल इलाज करवाए थे, डॉक्टर या हकीम या फिर कोई फकीर किसी को नहीं छोड़ा था। हालांकि पढ़ी लिखी थी, लेकिन मैंने फिर भी पीरों फकीरों पर विश्वास किया था। मुझे जिसने जैसा कहा मैं वैसा मान लेती थी। मैं वह सब करती, लेकिन कुछ नहीं होता था। इंसान उम्मीद पर ही जिंदा रहता है। जब उसे नया रास्ता नजर आता है तो एक उम्मीद की किरण उसे मिल जाती है कि शायद हमारी परेशानी दूर हो जाए। मुझे भी एक उम्मीद सी मिल गई थी कि वह नौकर मुझे इस इलाज के बारे में बताना चाहता है, बस इसे जरूर करूंगी। अब तो परेशानी यह भी थी कि आकाश मुझे दूसरी शादी का खुद ही कह चुके थे। मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए थी, चाहे मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकती थी, ना ही किसी दूसरी औरत के साथ उनको बर्दाश्त कर सकती थी। अगले दिन मैं जब शॉपिंग के लिए घर से निकली तो इसी नौजवान ड्राइवर के साथ बाहर गई थी। गाड़ी में बैठते ही इधर उधर की बातों के बाद मैंने उससे कहा कि वह मुझे बताए कि वह क्या इलाज है, हर हाल में वह करवाना चाहती हूँ। वह कहने लगा मैडम मैंने आपसे कहा तो है, यह आपके बस से बाहर है, औरत हर काम नहीं कर सकती। मैंने कहा क्या जो तुम इलाज बता रहे हो उससे मुझे औलाद हो सकती है। वह कहने लगा हाँ बिल्कुल हो सकती है, और इस बात पर तो मैं शर्त भी लगा सकता हूँ। जितने भरोसे से मुझे वह बातें कर रहा था मुझे इसकी बातों पर विश्वास होने लगा था। मैंने कहा क्या कोई बाबा है जो इस चीज इसका इलाज करता है, या कोई डॉक्टर या कोई हकीम। मेरी बात पर वह हंसने लगा और कहने लगा नहीं, उन तीनों में से कोई नहीं है। उन तीनों के पास तो आप बहुत बार जा चुकी है और खाली हाथ ही लौटी है। हैरान हुई थी कि ऐसे इलाज तो यही 3 किस्म के लोग करते हैं,
यह मुझे किस बारे में बताने से कतरा रहा था। मैंने बार बार उससे यह बात पूछी कि वह कैसा इलाज है, मुझे बताओ, लेकिन मेरी बात टाल जाता। जितना मैं उससे जिद करती पूछने के लिए, जानने के लिए कि वह कौन सा इलाज है जो मेरी इस बीमारी को खत्म कर दे, उतना ही वह आदमी मुझसे बताने को तैयार ना था। अब तो मैं दिन रात बस यही सोचती रहती कि वह मुझे किसी तरह से इस इलाज के बारे में बताए ताकि मेरा घर भी टूटने से बच जाए। आजकल मैंने देखा था कि आकाश मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। जब घर आता तो लैपटॉप लेकर बैठ जाता और उसके बाद मोबाइल पर कभी अपने दोस्तों से बात करता रहता तो कभी चैट करता रहता। अगर मैं आकाश से कोई बात शुरू भी करती तो वह मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता। लेकिन इसके बाद जो मैंने देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। आज भी मैं उस ड्राइवर के साथ एक शॉपिंग मॉल पर गई थी जहां मैंने आकाश को एक खूबसूरत सी लड़की के साथ बैठे देखा था। वह इस लड़की को शॉपिंग करवा रहा था। इसे देखकर तो मेरे जैसे होश उड़ गए थे। यह आकाश की वही सेक्रेटरी थी। वह नौकर भी मेरे साथ था। मेरे चेहरे की उड़ी हुई रंगत देख रहा था आकाश और वह लड़की कुछ कदम के फासले पर मेरे सामने एक शॉप के अंदर खड़े हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। वह लड़की अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी और आकाश से पूछ रही थी कि वह कौन से कपड़े ले। और मुझे लगा कि जैसे मैं खड़ी खड़ी पागल हो चुकी हूँ। मेरे अंदर से कोई चीज अचानक से टूटी थी, लेकिन वह मेरा पति था। फिर मैंने उसे मोहब्बत भी बहुत ज्यादा की थी। इसके साथ मैं किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो शादी से पहले आकाश की यही पर्सनल सेक्रेटरी थी, लेकिन मैंने आते ही इस लड़की की छुट्टी करवा दी थी। मैंने कहा था आकाश, तुम अपनी सेक्रेटरी किसी मेल को रखो, तुम्हारे साथ किसी भी फीमेल को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उस वक्त तो आकाश ने मेरी बात मान ली थी, लेकिन आकाश को उस लड़की के साथ देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने अपना शॉपिंग बैग वहीं रखा और तेज कदमों से चलती हुई आकाश और उस लड़की के सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह दोनों ही चौंक गए थे। मैंने कहा, यह कौन है? मेरा लहजा बहुत ही ज्यादा गुस्से भरा था। आकाश ने कहा, तुम अभी घर जाओ, मैं घर आकर बात करूंगा। मैंने कहा, नहीं, मुझे अभी बताओ यह कौन है? तुम कैसे किसी लड़की के साथ बाजारों में घूम फिर सकते हो? तुम मेरे पति हो और मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। जब भी तुम्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए कहती हूँ तो तुम मुझे मना कर देते हो कि तुम बिजी हो और इस लड़की के साथ घूमने फिरने के लिए तुम्हारे पास टाइम है। मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था। बहुत से आते जाते लोग मुझे और आकाश को देख रहे थे। आकाश ने जब चारों तरफ देखा तो मुझे गुस्से से घूरने लगा। मुझे कहने लगा कि बाजार में तमाशा मत लगाओ और घर जाओ। मैंने कहा, क्यों मैं घर जाऊं? यह कौन है? तुम्हारे साथ तुम इस नौकरी से निकल चुकी थी। फिर इस लड़की को गुस्से से कहा कि निकलो तुम यहाँ से, और अगर दोबारा तुम आकाश के साथ नजर आई तो मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे ना तो अपने गुस्से की परवाह थी और न इस बात का होश था कि मैं इस वक्त ऐसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ लोग मुझे देख रहे हैं। मुझे तो बस वह लड़की आकाश के साथ खड़ी हुई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी बात सुनकर वह लड़की फौरन वहां से चली गई। इसके बाद आकाश ने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे मॉल से बाहर ले आया। वह नौजवान लड़का भी हमारे पीछे पीछे आने लगा। आकाश ने मुझे गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ धकेल दिया और खुद ही मेरे बराबर में बैठ गया और इस लड़के से कहने लगा कि गाड़ी चलाओ। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि आकाश, मैं तुम्हें किसी कीमत पर दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। आकाश मुझे जहर भरी नजरों से देख रहा था और गुस्से से कहने लगा कि तुमने पहले ही मेरा शॉपिंग मॉल पर बहुत तमाशा बना दिया है, गाड़ी में चुपचाप बैठी रहो। आकाश का यह कहना था कि गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगी थी। झटके से गाड़ी रुकने की वजह से मैं और आकाश आगे की तरफ झुके थे। आकाश इस लड़के से कहने लगा, क्या तुम पागल हो गए हो? गाड़ी क्यों रोकी है? तो वह पीछे पलटकर देखने लगा और कहने लगा, साहब जी, औरत से ऐसी बातें नहीं करते, मैडम परेशान है, आप उन्हें आराम से भी समझा सकते हैं। मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि उसने आकाश से ऐसा क्यों कहा। यह मेरा और आकाश का मामला था, वह कौन होता है? यह सब कहने वाला यही हाल आकाश का भी था। इससे पहले ही वह मुझ पर गुस्सा था और नौकर से कहने लगा, अपनी औकात मत भूलो, तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अपनी बीवी से कैसी बात करनी है?
अपने काम से काम रखो और गाड़ी चलाओ। वह लड़का भी काफी गुस्से में था और उसने इस बार बड़ी तेज स्पीड में गाड़ी चलाई थी। जैसे ही हम बंगले के अंदर दाखिल हुए, आकाश मुझे कमरे में ले गए और कहने लगे, क्या चाहती हो तुम? अगर तुमने ऐसा ही तमाशा लगाए रखा तो मैं सचमुच शादी करके किसी लड़की को यहाँ ले आऊंगा। मैंने कहा कि मत भूलो कि जिस जायदाद पर तुम इतना अकर रहे हो यह सब मेरी है, यह बिजनेस मेरा है, यह बंगला भी मेरा। आज तक मैंने आकाश से यह बात नहीं बताई थी, लेकिन अब बता रही थी। मैंने कहा, तुम शायद भूल चुके हो कि तुम मेरे पिता के साथ काम करते थे। मेरे मुंह से सुनकर वह कहने लगा कि बड़ा घमंड है तुम्हें अपने पैसों पर और इस घर पर। फिर वह मेरे पास आए और चिल्लाकर कहने लगे, तुमने मुझे दिया ही क्या है? एक औलाद तक तो तुम मुझे दे नहीं सकती, तुम्हें अपने पैसों पर इतना ही घमंड है? तो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। यह सुनकर तो मुझे लगा कि मुझ पर किसी ने आसमान गिरा दिया हो। मैं आकाश से कोई भी उम्मीद कर सकती थी, लेकिन तलाक की तो हरगिज नहीं। 1 मिनट में ही उसने मुझे तलाक दे दिया और चला गया और कहने लगा, संभालो अपना घर और अपना कारोबार, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे सब कुछ संभालती हो। मुझे पैसों की कमी नहीं है, मैं बहुत पैसा बना चुका हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया और मैं यूं खड़ी थी जैसे कोई पत्थर की मूर हो। मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बेड पर लेटी थी और डॉक्टर मुझे चेक कर रहे थे। वह नौकर और घर की नौकरानी भी मेरे कमरे में मौजूद थे। डॉक्टर ने मुझे होश में देखा तो पूछने लगे कि आपको क्या हुआ था? मैं इसे क्या बताती कि मैं क्या खो चुकी थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर कुछ दवाई देकर कहने लगे कि यह दवाई मंगा लो, आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर घर से जा चुके थे। इस लड़के ने इस घर की नौकरानी से कहा कि मैडम के लिए फ्रेश जूस लेकर आओ और नौकरानी भी कमरे से बाहर निकल गई थी। वह लड़का चलता हुआ मेरे पास आ गया और कहने लगा, मुझे पता है आप बहुत बड़े सदमे से गुजर रही। यह बात सुनकर मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी कि वह कैसे जानता था, क्योंकि जो बातें आकाश ने मुझे कही थी वह कमरे में कही थी। मैंने कहा कि तुम यह सब कैसे जानते हो? मेरा लहजा बिल्कुल टूटा हुआ था। वह कहने लगा कि मुझे आपकी फिक्र थी, इसीलिए मैं आपके कमरे के पास खड़ा हो गया था, क्योंकि साहब जी भी गुस्से में थे और आप भी। मुझे डर था कि साहब जी कहीं आप पर हाथ न उठा दे, इसीलिए आपके बीच होने वाली बातें सुन चुका था। रोने लगी। मैंने कहा, अगर मेरी औलाद होती तो आकाश मुझे कभी न छोड़ता। वह कहने लगा कि अगर आप इलाज कराएं तो आपको औलाद हो सकती है। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूंगी, कैसे इलाज करवाऊंगी और किसके लिए? आकाश ने तो मुझे तलाक दे दिया है। वह कहने लगा कि आप मुझसे शादी कर ले, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और औलाद भी। इसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी कि पहले जब मैंने इसे इलाज के कहा तो वह इनकार करता रहा। जैसे ही आकाश ने मुझे तलाक दिया तो वह कहने लगा कि अगर इससे शादी कर लूँ तो मुझे औलाद भी हो जाएगी। मेरा सिर उसकी बात सुनकर चकराने लगा था। मैंने उसे कमरे से बाहर भेज दिया, लेकिन पूरा वक्त मैंने यही सोच कर गुजारा था कि एक बार इसकी बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। गुस्से में आकर आकाश ने मुझे तलाक तो दे दिया था। अगर मैं इस लड़के के साथ शादी कर लूं और मुझे सच में औलाद हो जाए तो मैं इससे तलाक ले लूंगी और दोबारा का से शादी कर लूंगी। वह भी मुझे अपना लेंगे, क्योंकि उन्हें मुझसे औलाद ही चाहिए थी। वह मुझे मिल जाएगी। मैंने इस नौकर से कहा कि मुझे उससे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर वह खुश हो गया। शाम को ही मेरी शादी उस नौकर से हो गई थी जिसका नाम रमन था, और आज पहली बार मैंने इसका नाम जाना था। मैं बहुत ज्यादा तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि यह मेरी कोई दिली ख्वाहिश तो नहीं थी, एक मजबूरी की शादी थी। रात को वह मेरे कमरे में आया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मोहब्बत से नहीं बल्कि डर से। एक औरत के लिए शायद यह बहुत मुश्किल होता है अपनी जिंदगी में किसी दूसरे आदमी को शामिल करना। मैं भी ऐसी ही परेशानी से गुजर रही थी। बस वे अपना हक मुझसे वसूल कर चुका था। हैरत मुझे इस वक्त हुई जब 1 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन फिर मुझे वही डर लग रहा था कि कहीं 6 महीने बाद फिर से मेरा बच्चा गिर ना जाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन फिर से वही सवाल मेरे दिमाग में चलने लगे थे कि आखिर उसने ऐसा मेरे साथ क्या किया है कि मैंने एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया है। मैं रमन से इस बात का जिक्र किया तो वह मुस्कुरा कर कहने लगा, आपको औलाद चाहिए थी, वह मिल गई है ना, क्यों परेशान हो रही है?
फिर मैंने कहा कि ऐसा करो, मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। यह बात सुनकर उसने बड़े गुस्से से मुझे देखा था। मैंने कहा, मैं आकाश से मोहब्बत करती हूँ, मैंने तुमसे सिर्फ औलाद के लिए शादी की थी, देखना चाहती थी कि क्या वाकई तुमसे शादी करने से मुझे औलाद हो जाएगी, मैं माँ बन सकती हूँ या नहीं। अब मैं माँ बन गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वह कहने लगा, जिस धोखेबाज के साथ आप रह रही थी वह खुद ही आपसे औलाद नहीं चाहता था। हर 6 महीने बाद वे आपको एक ऐसी मेडिसिन देता था जिससे कि आपका बच्चा खत्म हो जाए। यह सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो? तो वह कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ, आपके पति ने आपसे सिर्फ पैसों के लालच में शादी की थी। वह एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता था लेकिन आपसे मोहब्बत नहीं करता था। मोहब्बत उसी लड़की से करता था जिसको आपने शॉपिंग मॉल में उसके साथ देखा था। आपके पति ने सिर्फ आपके पैसे का इस्तेमाल किया है और इस तरह से उसने ठीक ठाक रकम इकट्ठी भी कर ली है। आपसे ना तो उन्हें औलाद चाहिए थी और ना ही आपका साथ चाहिए था। यह कहकर उसने मुझे फ़ोन थमा दिया जिसमें एक वीडियो थी जिसमें आकाश फ़ोन पर उस लड़की से सारी बातें कर रहा था कि प्लान कामयाब हो गया है, अब उसके पास इतनी दौलत है कि उसे ना तो मेरी ज़रूरत है और ना ही मेरे किसी एहसान की। रमन कहने लगा कि यह सब बातें मैं उस वक्त सुन चुका था जब मैंने यहाँ नौकरी शुरू की थी, इसलिए मुझे आपसे हमदर्दी होने लगी थी। तब यह हमदर्दी प्यार में बदल गई। मुझे पता था आप बिल्कुल ठीक है, आपका पति ही आपके साथ वफादार नहीं था। क्या अभी भी आप इस आदमी के साथ रहना चाहती है? रमन यह कहकर कमरे से बाहर चला गया और मैं भी रमन से प्यार करने लगी थी, अब उसी के साथ रहने लगी थी। ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फ़ायदा जिसके साथ ज़बरदस्ती की जाए, जो आपके साथ रहना ही ना चाहता हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।